वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरआईएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है 10 दिसंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इसके हमने जो है 5 पार्ट्स कर लिए थे, जिसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य तक पढ़ चुके हैं। आगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पुरस्कार है, खिलाड़ी है, नियुक्तियाँ हैं और जो लास्ट का जो पोर्शन बचा है जिसमें सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि जिसको भी इस मैगजीन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरआईएस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी क्रोनोलॉजीज़ की पीडीएफ मिलेगी। मेरे द्वारा लिखे गए जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि दैनिक जागरण, जनसत्ता और कई अखबारों में पब्लिश हुए हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बुक्स हैं जो आरआईएस के लिए या आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारे बुक्स आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने पुरस्कार और जो नियुक्तियां हैं उसको छोड़ करके मैं लास्ट से इसको स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का मामला है, इसीलिए जो है मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर से जो है देखिएगा और यहीं से स्टार्ट कीजिएगा आप भी। तो देखिए, जल्लीकट्टू भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि। तो ऑस्कर के लिए इस बार जो है जल्लीकट्टू नामक जो मूवी है उसको FII यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है प्रमोट किया है। तो मैं ये बता दूं कि जल्लीकट्टू आखिरकार है क्या। ये मैंने आपको कहा था कि जब हम इसको समरी के अंदर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था जल्लीकट्टू के बारे में पढ़िएगा। तो देखिए, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का जो है एक खेल है। पोंगल के दिन जो है इस गेम को खेला जाता है। जो सांड होता है जिसको हम बुल कहते हैं, उसके जो सींग होते हैं उस पर जो है कुछ सिक्के या गोल्ड कॉइन्स जो है उसको बांधा जाता है और फिर जो है एक इंडिविजुअली जो लोग हैं वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन सिक्कों को लेने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर चर्चा इसलिए थी कि जो गेम है इसको जितने भी आपके पर्यावरणविद है या फिर जो जानवरों के लिए जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के कहा कि इस खेल को बैन किया जाए। जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंडिजिनस ब्रीड है और ये खेल सदियों से खेला जा रहा है हमारे यहाँ पे। तो इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब कोई इंडिजिनस ब्रीड होती है यानी कि वहाँ की नेटिव कोई ब्रीड है बुल की, ठीक है, अगर सांड की कोई नेटिव ब्रीड है, अगर उसको बचाने के लिए इस खेल को खेला जा रहा है, क्योंकि अगर खेलों में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑफकोर्स उनके लिए एक अलग से सुविधा, साधन, संसाधन सब चीज़ें होंगी। और अगर ऐसा खेल ही नहीं होगा तो ऐसे बुल्स को, क्योंकि बुल आप जानते हैं या तो खेती के काम आते हैं या जो है सामान ढोने के काम आते हैं, अब ये काम तो रहे नहीं, तो अगर इसके काम में नहीं लेंगे तो फिर इनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे विनष्ट हो जाएगी। तो ये इनका कहना था। तो ये जल्लीकट्टू के बारे में है। तो देखिए, इससे पहले हमारे देश से जो है जोया अख्तर की जो गली बॉय है उसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था और अभी जो है जल्लीकट्टू को जो है भारत की तरफ से भेजा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, चक्रवाती तूफान जो है निवार, ये जो है आपके तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है तेज़ हवाओं से जो है जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। और इसका जो प्रभाव है वो किधर से बना है, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का ये चौथा चक्रवात तूफान है। इससे पहले जो 3 आए थे उनका नाम था, देखिए, गति, चक्रवात, अम्फान और निसर्ग। इनके नाम हम सुन चुके हैं। नाम पूछ लिया जाता है कि ये जो नाम है ये क्या है, मतलब किस चीज़ से संबंधित। अगर आपसे पूछ ले कि निवार क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि निवार जो है चक्रवाती तूफान है और इसने अफेक्ट कहाँ से किया है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और जो है पुडुचेरी, तमिलनाडु के रीजन्स को इसने अफेक्ट किया है। नेक्स्ट है टाइफून गोनी। जो टाइफून गोनी है ये जो है पूर्वी फिलीपींस तट जो है उससे टकराया है और ये जो है सुपर टाइफून है जिसकी गति है 219 से 295 किलोमीटर प्रति घंटे। हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की 5 श्रेणियां होती हैं। इसमें बताया भी है इसने। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होते हैं वो होते हैं आपके 39 से 73 मील प्रति घंटे की अधिकतम जो है इसमें निरंतर हवाओं के साथ में चलते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये 74 मील प्रति घंटे जो है उससे अधिक होती है। अब देखिए, ये नाम जो होता है ना, नाम ही बदलाव है, बाकी जो है चीज़ सेम है, नाम चेंज किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में जो है उनको टाइफून जो है वो कहा जाता है और हमारे भारत साइड में उसको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो तूफान होते हैं उसके कई नाम है, हरिकेन भी है, टाइफून भी है और साइक्लोन भी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गोनी के बारे में, तो ये फिलीपींस तट के पास में जो है ये तूफान आया था। नेक्स्ट है काकापो तोता 2020 के लिए न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर जो है उसको चुना गया है। थोड़ा जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न आते हैं पर्यावरण से संबंधित तो उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और आरपीएससी की फेवरेट जो है टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक तो नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, कहाँ कौन सा प्लांट लगा, कौन से इस क्षेत्र में जो है अभी कोई एग्रीमेंट हो गया, ये इसके क्या फेवरेट सवाल होते हैं।
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो देखिए काकोपा तोता जो है 2020 के लिए न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर बना है। ये दुनिया के सबसे मोटे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो ये काकोपा तोता है, इसको दूसरी बार न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं उड़ने में असमर्थ जो काकोपा तोते को दूसरी बार जो है ये खिताब मिला है और ये जो है विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपके छठ पूजा के अवसर पर माई स्टाम्प का विमोचन। छठ पूजा जानते हैं आप, जो छठी मैया की जो पूजा होती है ये बिहार में और जो है यूपी के कुछ क्षेत्रों में जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि इसके पर्व पर जो हमारे केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर जो है माई स्टाम्प का विमोचन किया है। ये माई स्टाम्प क्या है? तो माई स्टाम्प जो होता है किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशिष्ट महत्व वाले अवसरों, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासतों आदि के प्रसंग में उनके महत्व को दर्शाते हुए यादगार बनाने के लिए एवं उनसे जुड़ी विशिष्ट बातों के माध्यम से जनमानस को संदेश देने के लिए भारतीय डाक विभाग की एक अनोखी पहल है। ठीक है, कोई भी विशिष्ट कार्य होता है, सांस्कृतिक चीज़ होती है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में बताने के लिए इस तरीके की माई स्टैम्प योजना की जो है शुरुआत की जाती है। इससे पहले देखिए बोध गया जो है उसको भी उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए माई स्टैम्प जो है उसका विमोचन किया गया था। अभी छठ पूजा के लिए किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट है नागालैंड सरकार का हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअल माध्यम से मनाने का निर्णय। ये याद रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का फेमस है। तो ये नागालैंड का फेमस है और इस बार इसको जो है ये वर्चुअल मनाएंगे कोविड के चक्कर में। तो ये देखिए ये जो महोत्सव होता है प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसके तहत कोहिमा जिले के नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ की इंडिजिनस या एथनिक ट्राइब्स जो नर जातीय समूह है वो है आपका नागा समूह, नागालैंड का। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, उनका उत्सव है ये। अब देखिए नेक्स्ट है पक्षी विज्ञानी सलीम अली की 124वीं जयंती। इनको हम क्यों पढ़ें? इनको इसलिए पढ़ें क्योंकि इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनका जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली रही वो आपका भरतपुर रहा। भरतपुर में आप जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो इनकी जो है कर्म भूमि रहा था। उसके अलावा इन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। यहाँ पर भी जो है इन्होंने पक्षियों के विनाश को रोकने के लिए कई सारे जो है कदम उठाने की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा देखिए इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है वो भी इनको मिल चुका है। और ये देखिए प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली जो है 124वीं इनकी भी जयंती बनाई गई है। तो इनके बारे में हमको इतना ध्यान रखना है कि पक्षी विज्ञानी है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं विज्ञान वाला पोर्शन। विज्ञान में देखिए एसेट मिसाइल मॉडल। एसेट मिसाइल मॉडल क्या है? एसेट का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का क्या मतलब है? ऐसी मिसाइल जो कि मान लीजिए कि आजकल जो है वॉर जो है अलग तरीके से लड़े जाने लगे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी देश को अटैक करना है तो वो आपके देश की जो मिसाइल है उसको भी आउटर स्पेस में अटैक कर सकता है, जिससे कि आपके जितने भी जो आप सैटेलाइट के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सारी निष्क्रिय हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, हमारी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए ए सेट मिसाइल्स लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली ए सेट मिसाइल कौन सी थी? तो आपको पता होगा कि एक मिशन शक्ति आया था 2019 में, मिशन शक्ति। इसके तहत जो है हमने भारत की पहली जो है ए सेट मिसाइल जो है उसका प्रक्षेपण किया था और वो सफलतापूर्वक हो गया था। तो ये जो आउटर स्पेस है उसके अंदर इस तरीके की ए सेट मिसाइल जो है बनाने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले आप जानते हैं कि जो है यूएसए, चाइना और रशिया जो है ऐसी ए सेट मिसाइल जो है वो बना चुका है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, इसको विश्व के सबसे शक्तिशाली 500 नॉन कंप्यूटर प्रणालियों में यानी गैर कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान जो है वो भी हासिल हुआ है। टॉप किसने किया है? तो टॉप जो है जापान के सुपर कंप्यूटर ने किया है और भारत के कंप्यूटर को जो है 63वां इसमें स्थान मिला है। तो हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन करने वाली एआई हाई परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है सीडेक में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो फर्स्ट आया है उसमें कौन है हमारा? हाँ ये रहा, जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, इसको जो है फर्स्ट स्थान इसमें मिला है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020। ये क्या था कि ये जो है आपके IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
प्लस जो आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है और ऑरेकल, इनके द्वारा और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में जो है ये 36 घंटे का एक हैकाथॉन था जिसका कि आयोजन किया गया है। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है केंद्र सरकार के जो 3 मंत्रालय हैं जैसे कृषि कल्याण, सड़क परिवहन और शिक्षा मंत्रालय, इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी 5 समस्याएं और इनका हल जो है इस हैकाथॉन में शामिल लोगों ने या जो भी टीम्स थी उन्होंने इसको हल किया था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसको मिला ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये जो हमने पढ़ा IEEE, ये विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी पेशेवर संस्था है जो मानवता के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका NIC यानी कि नेशनल यानी राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन यानी सूचना विज्ञान यानी साइंस और सेंटर यानी कि केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ही एक विभाग है और इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी। ऑरेकल क्लाउड विक्रीय सेवा, विपणन, मानव संसाधन, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण के लिए समन्वित एप्लीकेशन का एक समुचित सेट जो है वो उपलब्ध करवाता है। तो ये इस बारे में न्यूज़ थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, इसको इम्पॉर्टेंट तरीके से ही पढ़िएगा। ये UPSC और RPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अब देखिए भारत के नए रामसर स्थल, तो रामसर स्थल क्या होता है पहले तो ये जानिए। रामसर एक जगह है, ईरान के अंदर है और यहाँ पर 1971 के अंदर जो है कई देशों ने मिलकर के जो है अपने वेटलैंड्स जो होते हैं यानी आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं उनको बचाने के लिए एक उसके सिग्नेटरी बने थे यानी हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से जो है भारत के अंदर हम देखते हैं कि भारत के अंदर अभी जो है 41 स्थल जो हैं रामसर के अंदर जो है वो सूचित हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 ऐसे स्थल हैं, पहला तो आपका सांबर झील है, दूसरा आपका केवलादेव है, ठीक है। तो अब देखिए कि अभी जो है रिसेंटली जो है भारत के 2 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को जो है रामसर स्थल के रूप में जो है 11 नवंबर 2020 को शामिल किया गया है। ये 2 स्थान कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र का लोनार झील है और उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है सूर सरोवर है। इन 2 को जो है नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता है कि ये इस क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है। लोनार झील जो है जो महाराष्ट्र में है, इसके ऊपर तो पिछली आई थिंक 2017 के अंदर जो है UPSC के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे पहले बिहार के बेगूसराय में स्थित काबर ताल जो कि राज्य की पहली आर्द्र भूमि है, उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि जो है आर्द्र भूमि है जो उसकी भी मान्यता जो है इसको दी गई थी। तो ये रामसर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आर्द्र भूमि क्षेत्रों के विकास और रखरखाव का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना। आर्द्र भूमियाँ जो होती है वेटलैंड्स होती हैं, उनका वैसे कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो जो है वहाँ की जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी है उसको संरक्षित करती है। कई तरह के जो ब्रीड्स होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं जानवरों की, उनको जो है उनका संरक्षण करती है। और ये एक तरीके से मार्शी लैंड्स होते हैं, दलदली भूमि होती है, ठीक है। और पानी को साफ़ करने जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ़ भी करती हैं ये, ठीक है। तो देखिए जो 41 हमारे यहाँ पर मैंने बताया भी रामसर क्षेत्र हैं, तो ये पूरे दक्षिण पूर्व में जो है सबसे ज़्यादा स्थल हमारे यहीं पे ही हैं। तो लोनार झील के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यह झील लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की यह झील लगभग 50,000 वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड के टकराने से अस्तित्व में आई थी। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी झील एक उल्कापिंड के द्वारा जो है निर्मित हुई थी? तो लोनार झील है वो। इस झील में लवणता और क्षारीयता अधिक है, दोनों ही अधिक है, लवणता भी और क्षारीयता भी, एल्कलिनिटी भी और एसिडिटी भी। और इसकी इस झील में गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि स्लेकिया sp, एक्टिनोपालीस्पोरा sp और प्रवासी पक्षी जैसे शेल्डक क्रैब, रूडी शेल्डक के रूप में समृद्ध जैविक विविधता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, जून 2020 में लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था। पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्था द्वारा की गई जांच में पाया गया कि लोनार झील के पानी का रंग जो है हेलोआर्किया नामक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण गुलाबी हुआ है। अब देखिए ऐसे चर्चा में रहती है ना, तो इसीलिए इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो है यह राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। इससे पहले जनवरी 2020 में नासिक जिले में नंदूर महेश्वरी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल जो है वो घोषित किया जा चुका है महाराष्ट्र के अंदर। सूर सरोवर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है और ये जो है आगरा जिले में स्थित इस झील को कीतम झील के नाम से भी जाना जाता है। पंचकोणीय आकार वाली इस झील के किनारे अनेक पक्षी तथा मछलियाँ जो है वो पाई जाती हैं। प्रवासी पक्षियों का आश्रय और प्रजनन वाली ये कृत्रिम झील 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर भी है और उत्तर प्रदेश की 8वीं जो है आर्द्र भूमि है। अगर कोई UPPCS की तैयारी कर रहा हो तो ये जरूर से पढ़ ले। इसे वर्ष 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया था,
ठीक है। और ये जो अलग और जो नाम है इनके, सूर सरोवर के अलावा जो है रामसर स्थलों में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा, समान पक्षी, समसपुर और सांडी, सरसई और ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट नरोरा, इसको जो है शामिल किया गया है। नाम याद रखिएगा, यूपीएससी और आरपीएससी दोनों वाले एस्पिरेंट्स, क्योंकि नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको घोषित किया है। इसके तहत जो है कूनो पालनपुर वन्यजीव अभयारण्य, पूछा जा सकता है कि ये जो है कूनो पालनपुर जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट लॉयन से संबंधित है। तो यहाँ इसके अलावा जो है 6 अन्य पुनर्वास स्थलों यानी रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं उनकी पहचान जो है वो की गई है। नेक्स्ट है, यह कार्यक्रम एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसका अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई शेर परिदृश्य यानी एशियाटिक लायन लैंडस्केप में पाई जाती है। भविष्य में संभावित शेर पुनर्वास के लिए पहचाने गए 6 स्थलों में शामिल हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान, और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट लॉयन के तहत इनको भी जो है लिया गया है। फिर है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी राजस्थान का है। जैसोर, बलराम, अंबाजी एंड WLS और आसपास के परिदृश्य ये गुजरात के हैं। गुजरात के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की आबादी पाई जाती है, जिसे एशियाई शेर परिदृश्य यानी एशियाटिक लायन लैंडस्केप जो है वो कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑल। 14th शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2015 में एशियाई शेर परिदृश्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य गुजरात के 8 जिले जैसे जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, गिर सोमनाथ, बोटाद और जामनगर को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में गुजरात सरकार को एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर वन्यजीव अभयारण्य, आपसे पूछ ले कि कूनो पालनपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ इसको स्थानांतरित करने का जो है वो आदेश दिया था। नेक्स्ट है, गंभीर जल संकट वाले विश्व के 100 शहरों में भारत के भी 30 शहर जो है वो शामिल हैं। तो ये रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की है, WWF है ना, उसकी ये रिपोर्ट है। उसमें इन्होंने कहा है कि वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, और इसमें जो है भारत के 30 शहरों को इन्होंने शामिल किया है। कौन कौन से हैं, जयपुर, अपने राजस्थान का जयपुर, इंदौर, अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, कोझिकोड कहाँ है, केरला में, विशाखापट्टनम, ठाणे, वडोदरा, राजकोट, कोटा, नासिक, कोटा भी ये देखिए राजस्थान का, अहमदाबाद, जबलपुर, हुबली, धारवाड़, नागपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, धनबाद, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ और कुन्नूर। तो इसके अंदर सबसे शहरों में आधे से अधिक चीन के और भारत से ही हैं। अब पढ़ेंगे ऑपरेशन अभियान, अभ्यास और मिशन। तो ये हमने पढ़ लिया था। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दोनों देशों के बीच में हुई है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। इससे ज़्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट है इसमें मालाबार नौसेना अभ्यास। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 देशों के संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है इसका पहला चरण हुआ है बंगाल की खाड़ी जो में विशाखापट्टनम में जो है संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना, अमेरिका की नौसेना, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी, ठीक है। तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, और जापान हो गया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है इन लोगों ने जो है इसमें, और अमेरिका, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना पहली बार मालाबार अभ्यास में शामिल हुई है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। मालाबार अभ्यास जो है 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में किया गया था। इसके बाद में ये जो देश हैं और देश जो हैं बाद में जुड़े हैं, बाकी जो है ये पहले से होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है ड्रूजबा 5। ये क्या है, रूस और पाकिस्तान के मध्य 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए रूस की सेना 5 नवंबर को पाकिस्तान पहुंची। तो ये ड्रूजबा 5 नामक इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद के क्षेत्रों में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना। पाकिस्तान और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ड्रूजबा हर साल आयोजित किया जाता है। ये पहला अभ्यास कब हुआ था, 2016 में हुआ था। किसके बीच में है, पाकिस्तान और रशिया के बीच में, ड्रूजबा 5, ठीक है। एक अभ्यास और इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटर 2019 लिखा है। ये जो है ये रशिया के अंदर होता है, और इसमें पाकिस्तान के अलावा उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इस प्रकार के देश भी जो है वो शामिल होते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारत और रूस के बीच में कौन सा होता है, तो इंद्र अभ्यास होता है, ठीक है। भारत और रशिया के बीच में जो है इंद्र अभ्यास किया जाता है।
मिशन 100%, तो ये क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिशन 100% की जो है उन्होंने शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बावजूद स्कूलों की कक्षा 5, 8, 10 और 12 के 100% परिणाम प्राप्त करना। इस मिशन को असंभव नु संभव बनाइए, 100% नतीजा लाइए नारा जो है इसका दिया गया है। अब 100% कैसे आएगा वो तो भगवान ही जाने, बाकी जो है इसमें दे रखा है जो हम पढ़ लेते हैं। फिर है मिशन सागर सेकंड। मिशन सागर सेकंड के एक अंग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज INS एरावत को जो है पोर्ट सूडान में 100 टन खाद्य सामग्री की खेप लेकर जो है वो पहुंचाया गया है। तो देखिए मिशन सागर जो है, तो ये मिशन सागर जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो इसके मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि जो समुद्री बाउंड्री से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं उनको सहायता प्रदान करने, जैसे खाद्य सामग्री है या फिर कोविड के चक्कर में दवाइयाँ प्रदान करने, तो इसके लिए जो है ये मिशन जो है चालू किया गया था। तो देखिए इसमें जो है भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य और दवाइयाँ जो है वो पहुंचाई थी। इन सारे देशों को आप मैप में खुद से देख लेंगे, इतना आप जो है मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आप खुद से इसको देख लें, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है मैपिंग को। तो देखिए मिशन सेकंड सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो मिशन सागर का नाम जो है हमको ध्यान रखना है। ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टल और ऐप। तो देखिए धरणी पोर्टल जो है ये भी तेलंगाना की सरकार जो है उसने जो है इसको बनाया है। ये किस लिए है? तो ज़मीन से संबंधित जो भूमि रिकॉर्ड होते हैं और उनके लेन देन के लिए जो है सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रूप में हो सके, इसीलिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। ऐसी एक योजना भारत सरकार ने जारी की है, स्वामित्व योजना, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए सुमंगल पोर्टल, ये किस लिए है? तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है इस वेब पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। इससे अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन की तिथि के 60 दिन के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में जो है वो मदद मिलेगी, और प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है 2.5 लाख रुपए करने की इसमें घोषणा कर दी गई है। तो ये काफ़ी चर्चित चीज़ें हैं, तो इनमें पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि दूसरे स्टेट का नहीं पूछेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। फिर है परियोजना। तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को जो प्रस्ताव है उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी है। ठीक है, ये किस मॉडल पे काम करेगी? तो ये बूम मॉडल पे काम करेगी, यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन। ठीक, फिर देखते हैं योजनाएं, कार्यक्रम और पहल। तो देखिए AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, और ये आपको शायद दिखेगा नहीं तो मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ, AIM साइरस। ठीक है, तो ये जो है साइरस जो प्रोग्राम है ये कहाँ का है? ये आपके रशिया का है। इन दोनों ने मिलकर स्कूली बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। 14 दिवसीय ये वर्चुअल कार्यक्रम है, जिससे कि क्या होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं उनमें दोनों देशों में तकनीक आधारित जो है एजुकेशन से रिलेटेड बातें जो है इसमें की जाएगी। महिला वैज्ञानिकों के लिए सर्व पावर योजना जो है वो उसको स्टार्ट किया गया है। ये महिलाओं के लिए अनुसंधान के अवसरों को जो है यानी रिसर्च के लिए जो है उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी सर्ब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम सर्ब एक्ट के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सर्ब पावर का पूरा नाम होता है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है। इसके 2 घटक हैं, सर्ब पावर फेलोशिप और सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट्स। ठीक है, तो फेलोशिप के अंदर देखिए 15,000 प्रति माह मिलता है। शोध अनुदान 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अतिरिक्त खर्च जो है 90,000 है, और इसके अंदर 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग की जो महिला शोध करता है, और प्रतिवर्ष 25 से अधिक फेलोशिप और किसी भी समय 75 से अधिक नहीं, ये सब जो है इसके अंदर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मानेसर झील कायाकल्प विकास योजना। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर मानेसर झील कायाकल्प विकास योजना का जो है उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होगा कि ये झील किधर है। नेक्स्ट है मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी। तो गंगा उत्सव जो है ये भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत गंगा उत्सव जो है वो जो है मनाया गया है। तो ये जो है कायाकल्प हेतु जन सहभागिता बढ़ाने हेतु और वार्ताओं, मनोरंजन और माध्यम से पारिस्थितिकी मुद्दों पर जो है ये लोग बात करते हैं। तो उसके बाद जो है एरो इंडिया जो है 2021, इसका 13वें सत्र का जो आयोजन है वो बेंगलुरु स्थित जो है वायु स्टेशन पर जो है इसका किया गया है। तो ये जो है एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी जो है ये एरो इंडिया है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा पुष्करालू
पुष्करालू है ना, पुष्करालू, ये जो है ये कौन सा है ये, तो ये 12 दिवसीय जो है त्यौहार है जिसकी शुरुआत जो है तुंगभद्रा नदी के सम्मान में जो है आयोजित की जाती है। इस त्यौहार का आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करता है। इस त्यौहार का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि में एक बार किया जाता है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए। फिर है दोस्तों ये आज का वीडियो था, इसको मैं आज ही कंक्लूड कर दूंगी, लेकिन इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम जो है पुरस्कार और जो खिलाड़ी हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं उनको और पढ़ेंगे। तो ये संक्षिप्त की क्योंकि बताना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए बताना ज़रूरी था। तो कल का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम इसको पूरी मैगजीन को ख़त्म कर देंगे। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।